हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो पिछले क्लास में आपको हमने पढ़ाया था, आज उसके लेक्चर नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम भारत में दल और दलीय व्यवस्था या यूं कहिए कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। हमने पिछले लेक्चर में आपको 3-4 बातों पे गहन अध्ययन करवाया था। पहला, राजनीतिक उत्तराधिकार का संकट, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम शास्त्री जी आते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। शास्त्री जी के समय में 2 काम होता है, उन दोनों को देखते हुए शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी देश का प्रधानमंत्री बनती है। उनके समय में क्या क्या घटनाएं होती हैं, कैसे चुनाव की परिघटना आती है, चुनाव होता है और चुनाव के बाद क्या परिघटना उतर के आता है, गैर कांग्रेसवाद का नारा, ये सब हमने पिछली क्लास में आपको देखा था, लेक्चर में हमने बताया था। आज हम इस संसद के चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां आती हैं और वो कौन सी परिस्थितियां थी जो सीधा 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, 6 नंबर में आता है, कांग्रेस का विभाजन। आखिर वो क्या कारण था कि कांग्रेस का विभाजन 1969 में, ये कब होता है 1969 में, आखिर वो कौन सा परिस्थितियां थी, जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस का विभाजन होता है और यहाँ पे कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी की होती है और एक कांग्रेस ओ जो सिंडिकेट वालों की होती है। इसी को हम लोग दोस्तों इस लेक्चर में समझना है। और फिर दूसरा हम लोग ये समझेंगे कि कैसे इन विकट परिस्थितियों के बाद कांग्रेस, एक जर्जर इंदिरा गांधी की पार्टी आती है आर, और वो चुनाव लड़ती भी है, समय से पहले चुनाव भी होता है, चुनाव भी लड़ती है, पूर्ण बहुमत के साथ आकर के कांग्रेस को पुनर्स्थापित करती है। लेकिन वो कांग्रेस बिल्कुल नई तरीके से आती है। इन सारी परिस्थितियों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला, कांग्रेस में विभाजन। कह रहा है कि हमने देखा कि 1967 के केंद्र में कांग्रेस को कायम रही, यानी 67 के चुनाव में कांग्रेस कायम रही देश में, मतलब प्रधानमंत्री का पद तो इसका बना रहा, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल अब नहीं था, निश्चित तौर पर उतनी उसकी बहुमत नहीं थी। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता भी जाती रही। कई राज्यों में, लगभग कहा जाए तो 7 + 2 = 9 राज्यों में सत्ता हाथ से निकल गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव के नतीजों ने यह एक बात तो साबित कर दिया था कि कांग्रेस को भी चुनाव में हराया जा सकता। ये बात मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया था कि ये बात तो तय हो गया कि कांग्रेस को दोबारा हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प भी नहीं था, हराया जा भी सकता था और उसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। राज्यों में बनी अधिक गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार बनी तो जरूर, लेकिन सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा या राष्ट्रपति शासन वहां लागू करना पड़ा, और इस प्रकार से सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। चुनाव जरूर हुआ, राज्यों में सरकारें जरूर बनी, लेकिन लंबा उसका लाभ नहीं मिला गैर कांग्रेसियों को। अंतोगत्वा कांग्रेस वहां पर आई गठबंधन दोबारा बना करके, लेकिन एक बात तो तय हुआ, हराया जा सकता है, कोशिश किए जाए तो करता है। अब इसी बीच में इंदिरा बनाम सिंडिकेट का मामला आता है, यानी इंदिरा और सिंडिकेट। सिंडिकेट वही लोग थे जो मैंने आपको पढ़ाया, पूछा भी जाता है 2 नंबर में कि सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं, तो कांग्रेस के अंदर ताकतवर लोगों का एक समूह था, उसी ताकतवर लोगों के समूह को हम सिंडिकेट कहते थे। और ये लोग इंदिरा गांधी को कठपुतली बना करके रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, इसलिए ये लोग नाराज थे। जब 67 के चुनाव में जैसे तैसे इंदिरा गांधी जीत करके आई, वो बात समझ गई कि चुनौती कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब उनको एक साथ कई मोर्चे पर लड़ना था। गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ ही खोई हुई जमीन को वापस भी करना था, सिंडिकेट वालों से भी निपटना था, और एक अपनी पहचान भी इन्हें बनाना था कि अगला मुकाम तो इंदिरा गांधी अपने नाम पे चुनाव लड़ेगी ना, इंदिरा के बल पे होना चाहिए, तो इंदिरा की अपनी पहचान भी होनी चाहिए, अपनी कामयाबी भी होनी चाहिए। इसके लिए इंदिरा गांधी ने 67 के चुनाव के बाद एक 10 सूत्री कार्यक्रम लाया, जिसको अपने बल पर लागू करना शुरू किया, और यहीं से सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में एक तनाव जैसी स्थिति पैदा होती है, क्योंकि इन सारी योजनाओं से, कार्यक्रमों से
कहीं सिंडिकेट का नाम नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की पहचान बढ़ रही थी, और वो पहचान किसकी थी? इंदिरा गांधी की। जिस बात को लेकर के उस समय 67 के चुनाव में देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे, उनसे टकराव हो गया, मतभेद की स्थिति हो गई, और 68 में जाकर के उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। ये सारी घटनाएं हम करेंगे। इंदिरा गांधी को असली चुनौती तो विपक्ष से नहीं, बल्कि खुद ही अपनी पार्टी के भीतर से मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री जरूर बनाया था, सिंडिकेट ने ही तो बनाया था, बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरह इंदिरा गांधी ने 2 चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी, तो वहीं कांग्रेस ने में 67 के चुनाव में जो जमीन खो दी थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। यानी 2 चुनौतियां थी, एक तरफ सिंडिकेट के साथ, तो दूसरी तरफ खोई हुई जमीन को वापस लाना। 1967 की गई कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा, कई सारा काम किया। क्या क्या काम किया जी? 10 सूत्री के माध्यम से बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान आदि शामिल थे। यानी उन्होंने कई काम किया गरीबों के लिए, जो गरीबों के हित में काम करना था, ताकि इन कार्यों के माध्यम से इंदिरा गांधी एक अपनी स्वतंत्र पहचान बना पाए कांग्रेस के अंदर। क्योंकि उन्हें पता था कि अभी भी हम प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन इस सिंडिकेट के बल पर ही हैं। जिस दिन सिंडिकेट चाहेंगे अपनी समर्थन खींचेंगे तो ये लोग अलग होंगे, तो हमारा पद खतरे में आएगा। इसलिए इंदिरा गांधी एक नया जमीन अपनी तैयार कर रही थी, खुद की पहचान कर रही थी। ऐसे में ही राष्ट्रपति के चुनाव का मामला आ जाता है। ऐसे में 67 से लेकर 8 तक हम पहुंच जाते हैं। उधर मोरारजी देसाई से टकराव की स्थिति रहती है। तब तक 69 में ही देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन मर जाते हैं। तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। अब इंदिरा गांधी चाहती थी कि 6 महीने के बाद चुनाव करा लिया जाए। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, तो संक्षेप में यही कहानी लिखी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मौखिक तौर पे यार सुन लेना आप अच्छी तरह से। 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी चाहती थी, देश के प्रधान राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी चाहती थी कि 6 महीने के बाद चुनाव कराया जाए, क्योंकि वो जानती थी कि अभी स्थिति सही नहीं है। लेकिन सिंडिकेट वाले यानी कांग्रेस के अंदर ताकतवर नेता चाहते थे कि तुरंत ही चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि इंदिरा गांधी बेलगाम हो रही है, उनके साथ गलत कर रही है। तो कम से कम अगर इस परिस्थिति में चुनाव होता है तो राष्ट्रपति अगर सिंडिकेट का बन जाता है तो कहीं ना कहीं हम राष्ट्रपति के माध्यम से प्रधानमंत्री को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि चुनाव अभी हो जाए। लेकिन कांग्रेस इसीलिए इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि चुनाव अभी हो, क्योंकि अभी उसकी जनाधार मजबूत नहीं हुआ था। ऐसे परिस्थितियों में चुनाव कराने के लिए निर्णय ले लेते हैं और कांग्रेस घोषणा कर देती है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और इसके लिए हमारे लोकसभा के अध्यक्ष उस समय संजीव रेड्डी होते हैं, उन्हीं को उम्मीदवार खड़ा करा दिया जाता है। इंदिरा गांधी के न चाहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पूरी कहानी समझिएगा। इसके बाद इंदिरा गांधी थोड़ी नाराज भी होती है और अपना हित जारी करके अपने लोगों से कहती है क्या करें। और ऐसे परिस्थिति में इंदिरा गांधी गुप्त रूप से एक स्वतंत्र उम्मीदवार जो उस समय उप राष्ट्रपति थे, जिनका नाम बीबी गिरी था, उनको खड़ा करा देती है और कहते हैं कि आप स्वतंत्र उम्मीदवार पर्चा भरिए। और जब इनसे लोग पूछते हैं कि हमें वोट किसको देना है, तो कहती है कि आप अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और जिसको लगे उनको आप वोट दे दीजिएगा। ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस के सारे लीडर, लोकसभा के लीडर हो या विधानसभा के, सब लोग हित जारी करके कहते हैं। उस समय जिंगलिलंपा कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं,
वो कहते हैं सबको वोट कांग्रेस के असली उम्मीदवार संजीव रेड्डी को देना है। वोट होता भी है, लेकिन वोट बिल्कुल अलग दिशा में जाता है। कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव रेड्डी चुनाव हार जाते हैं और स्वतंत्र उम्मीदवार बीबी गिरी चुनाव जीत जाते हैं, जिसके बाद कांग्रेस में सिंडिकेट वाले काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वहीं से नाराज हो करके कांग्रेस के से इंदिरा गांधी को बाहर निकाल देते हैं और यहीं पर कांग्रेस 69 में बट जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। वो सिंडिकेट वाले को और इंदिरा गांधी की यही दोस्तों पूरी कहानी होती है राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान कांग्रेस के बंटवारे का। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको ये बात याद हो गई होगी। चलते हैं थ्योरी की तरफ। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 69 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस की पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। दोस्तों मैंने सब बातें बताई, आपको सिर्फ रीड करना है। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को बढ़ावा दिया और वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरे। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त जो विशेषाधिकार था प्रिवी पर्स को समाप्त करने की पहल की थी, जिससे कि इनसे मोरारजी देसाई नाराज हुए थे। जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों को घोषणा भी की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपयुक्त दोनों ही मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभर गए और दोनों मुद्दा कौन जो चेंज हो रहा था वो और राष्ट्रपति वाला। परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई ने सरकार से किनारा कर लिया। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी करके कहा कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को ही वोट डालेंगे, उन्हीं को वोट डालेंगे। घोषणा भी की। उस वक्त मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई। बीबी गिरी पर वोट डालने को कहा। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में बीबी गिरी ही विजयी हुए। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे। ये भी देखिए, यहां से भी जो दोस्तों कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र उम्मीदवार कौन राष्ट्रपति बने थे, जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से ही निकाल दिया गुस्से में आकर के, क्योंकि हार गई राष्ट्रपति का चुनाव। गुस्सा आया और इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया। लेकिन क्या फर्क था, इंदिरा गांधी तो खुद प्रधानमंत्री भी थी, अपनी ही लाठी थी, अपनी ही भैंस थी, प्रधानमंत्री भी अपना और राष्ट्रपति अपना। लेकिन एक बात का डर सता रहा था, कांग्रेस का समर्थन, सिंडिकेट वालों का समर्थन था। उन्होंने अपना वापस लिया तो सरकार गिरते गिरते बच गई, क्योंकि उस समय 2 पार्टी थी जो अन्य पार्टियां थी, डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी। इन्होंने समर्थन देकर किसी तरह से सरकार तो बचा लिया और इंदिरा गांधी का पद प्रधानमंत्री का बच गया। निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। 69 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को रिविजनिस्ट कहा जाने लगा। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था। पुरानी कांग्रेस तो शुरू में सिंडिकेट वालों को कहा गया, नई कांग्रेस इंदिरा गांधी को कहा गया। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधारा की लड़ाई के रूप में पेश किया। किसके रूप में? जो विचारधारा। दोस्तों यही से क्वेश्चन पिछली बार के आपके प्री बोर्ड में पूछा गया है कि कांग्रेस का बंटवारा का क्या कारण था, तो विचारधारा के रूप में उन्होंने पेश किया। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातनपंथी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करार दिया। तुरंत उन्होंने चीजें बदल दिया, साफ कर दिया कि ये लड़ाई कोई
हमारी आपसी लड़ाई नहीं है, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। हम चाहते हैं गरीबों के लिए काम करना, हम चाहते हैं आदिवासियों के लिए काम करना, और ये तो उनके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। ये तो अमीरों की बात करते हैं, अमीरों की हिदायत की बात करते हैं। इसीलिए हमने कांग्रेस को से बाहर निकलने का निर्णय लिया, यानी कांग्रेस इसीलिए टूट गई। ये तो लड़ाई विचारधारा की लड़ाई थी, ठीक है। अब आता है, अब चुनाव जीत गई राष्ट्रपति का चुनाव। अब 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना है, यानी अब इंदिरा गांधी के सामने एक समस्या थी। अब आगे तो जाना था, 72 में चुनाव होना था, लेकिन इंदिरा गांधी ने देखा कि तो डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता से हम प्रधानमंत्री बने हैं, कब ये लोग खींच लेंगे अपना बात, कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए इन्होंने एक निर्णय लिया कि नहीं, अब क्या होगा, अब हम चुनाव कराने का निर्णय लेते हैं। और ये चुनाव कराने का निर्णय एक बहुत ही बड़ा क्या था, संकट था, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास था ही क्या, जर्जर ही तो कांग्रेस थी, नई कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी के अलावा कोई कांग्रेस में था ही नहीं। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी की हिम्मत और ताकत को बल देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव कराएंगे, और गरीबी हटाओ का उन्होंने नारा दिया। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए, जो कब होना चाहिए था, 72 में, लेकिन एक साल पहले ही कराने का इन्होंने निर्णय ले लिया। ये भी एक बहुत ही सोची समझे इनकी रणनीति थी। हार जाती तो खत्म ही हो जाती, जीत गई तो पूरी तरह से स्थापित हो गई। अब मुकाबला सामने था, और मुकाबला में कांग्रेस की हार बिल्कुल दिख रहा था इंदिरा गांधी की, क्योंकि कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसके पास था ही क्या इंदिरा के अलावा। लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की, गरीबी बेरोजगारी का नारा दिया, और गरीबों के लिए काम किया, आदिवासियों के लिए काम किया, ओबीसी एससी एसटी के लिए। चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा ही तो थी। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत तो कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने भी एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इस ग्रैंड अलायंस का कहा गया। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया, यानी इंदिरा और कम्युनिस्ट पार्टी। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। दोस्तों, ये एक नारा था। अगर आपसे कोई पूछे कि इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था, यानी किसने कहा था इंदिरा हटाओ, तो खुद इंदिरा ने ही कहा था कि जो ये लोग हैं इनके पास कोई देश के लिए काम करने का तरीका नहीं है, इनके पास केवल एक ही चीज है, वो है इंदिरा हटाओ। लेकिन मैं कहती हूं कि आप सोच लीजिए, इंदिरा हटाना है या मैं एक नारा दे रही हूं, गरीबी हटाओ, कि गरीबी हटाना है। ये दोनों आपके पक्ष में है, दोनों आपके सामने है। तो गरीबी हटाओ और इंदिरा हटाओ का दोनों बात इंदिरा गांधी ने ही कही थी। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक शकल प्रदान किया। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे हुए अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी, और हो भी रहा था। अब इसका परिणाम क्या निकला जी? परिणाम और उसके बाद संकट। 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली, उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में कभी हासिल नहीं की थी। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, बहुत बहुमत लोकसभा की 375 सीटें मिली उसे। इसने कुल 48.4% वोट हासिल किया, फिर भी 50% से कम था।
अनेक दल अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें 44% वोट हासिल की। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की वापसी अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व का स्थान पुनर्स्थापित किया। 71 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश जो अभी वर्तमान में है एक बड़ा राजनीतिक संकट आया, उठ खड़ा हुआ था। ये तो हमने पीछे भी कई कहानियों में पढ़ा है। 71 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध भी छिड़ा और इस युद्ध में इंदिरा गांधी ने मुंहतोड़ जवाब अपने दुश्मनों को दिया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बना दिया। युद्ध छिड़ गया, इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और 1972 राज्य के स्तर के चुनाव में भी इनका 2 लगातार जीतों के साथ ही कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हो गया। यानी 71 में वहां जीती और फिर 72 में चुनाव होता है वहां पर भी जीती और इस प्रकार से उसका दबदबा वापस आ जाता है। ठीक है, कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में आ चुकी थी। अब उसे किसी बात का डर नहीं था। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना का क्या मतलब निकलता है? तो इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया यह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में ये इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी हुई थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता लोकप्रियता पर आधारित था। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी कमजोर था। वह कांग्रेस पार्टी के भीतर कई अब गुट नहीं थे, पहले जैसा कई गुट कांग्रेस के अंदर अब नहीं थे। यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव जीता, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे कि गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को ही बदल डाला। अब पहले वाली प्रकृति नहीं रह गई, प्रकृति ही बदल दिया। पहले जो कांग्रेस की प्रकृति थी सबको एक साथ लेकर चलने की, मेल जोल के साथ चलने की, सबको समेट कर चलने की, कई विचारधारा को एक साथ लेकर चलने की, कई सामाजिक गठबंधन को लेकर चलने की। लेकिन नहीं, अब इंदिरा की पार्टी में कुछ भी नहीं था। अब केवल समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी रह गई थी और एक नेता के बल पर थी जिसका नाम इंदिरा गांधी था। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली के भीतर अब हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। पहले वाले में कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण ही जाना जाता था। जो पहले वाली कांग्रेस थी इसी के लिए जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से बिल्कुल हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से अब बढ़ गई, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती चली गई और विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश और लामबंदी लगातार बढ़ती रही। यानी वादा तो कर लिया, सब कुछ तो हो गया, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा था। गरीबी का नारा दे तो दिया, लेकिन गरीबी खत्म नहीं हो रही थी, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही थी। लोगों के अंदर मन ही मन एक सवाल था कि आगे क्या होगा, क्या इंदिरा गांधी कुछ करेगी या नहीं करेगी। इंदिरा गांधी का हम करार था, इसीलिए इंदिरा गांधी पर लोगों का विश्वास अब कम होने लगा था। कुछ सिंडिकेट नेता थे उस समय, जो अक्सर ये क्या होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैप में सवाल यहां से पूछाता है, जैसे नक्शे में दे देगा कि ये नेता किस राज्य के रहने वाले थे। जैसे के कामराज मद्रास के रहने वाले थे, एस के पाटिल मुंबई के रहने वाले थे, के एस निजलिगंपा मैसूर के थे और संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। अतुल घोष पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। अब दोस्तों आता है 2 दलीय व्यवस्था। देखिए 2 दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था और एक दलीय व्यवस्था का सिंपल फॉर्मूला समझिए कि एक दलीय व्यवस्था अर्थात एक दल का शासन होना। जैसे मान लीजिए रूस है, चीन है, कोरिया है,
इन सब देशों में एक दल है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है। दो दल का मतलब क्या होता है, दो पार्टी का होना। जैसे अमेरिका को ले सकते हैं, वहां पर एक का है, एक रिपब्लिक पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। जैसे आप लंदन को मतलब ब्रिटिश को ले सकते हैं, एक वहां पे टोरी पार्टी है और एक वहां पे लेबर पार्टी है। तो जब दो दलों का समूह होता है तो उसको हम लोग दो दलीय कहते हैं। और एक होता है दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था, यानी जहां पे कई दल होते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल भारत है। भारत एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, हजारों पार्टियां यहाँ पर है, कई दलें मिल करके शासन करती है, तो इसको हम लोग बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के जनता पार्टी का गठबंधन किया। कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस और डेमोक्रेसी दल का गठन किया, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गया। जनता पार्टी ने आपातकाल की गतिविधियों को मुद्दा बना करके चुनाव को उस पर जनमत संग्रह करा दिया और 77 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 154 सीटें प्राप्त हुई और जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों से 330 सीटें मिली। दोस्तों देखो, ये वाला चीज ना थोड़ा अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे हमने बता दिया, फिर आगे तो हम लोग चर्चा कर ही लेंगे। आपातकाल के प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होने के कारण 77 के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत में न के बराबर सीट मिली थी। जनता पार्टी को सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तथा चौधरी चरण का जगजीवन राम 2 उप प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व एवं एक साझे कार्यक्रम के अभाव में यह सरकार जल्दी ही गिर गई। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 353 सीटें हासिल करके विरोधियों को शिकस्त दिया और दोबारा 1980 में आ गई। बहुदलीय व्यवस्था भी हमने कहा कि कांग्रेस की हार के साथ ही भारत की दलीय व्यवस्था से उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया। 1989 के चुनाव के बाद गठबंधन का युग आरंभ होता है। केंद्र लेवल पे चुनाव के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। 1998 से 2000 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम लोग एनडीए कहते हैं, की सरकार रही। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 9 और 9 से आगे 14 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। 14 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, परंतु चुनाव पूर्ण गठबंधन की प्रतिबद्धता का सामना करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ही सरकार बनाई। इस प्रकार दोस्तों जो हमने ये पढ़ा है, अभी हम लोग लास्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इस प्रकार ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मैंने बड़ी ही बेहतर तरीके से आपको इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की, एक एक पार्ट समझा किया। अगर शांति से आप इसे देखते हैं वीडियो को, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और जब दोस्तों आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।